ओके सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और रिएक्ट जेएस की सीरीज में आज होगा हमारी वीडियो नंबर 2 जिसमें हम JSX के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिर JSX होता क्या है, कहां पर इस्तेमाल करते हैं, कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत कुछ हम समझेंगे। साथ में हम ये भी जानें किस प्रकार से आप फर्स्ट प्रोग्राम को बना सकते हैं रिएक्ट जेएस में। और ऐसे लोग जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको पता है ना कहाँ होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहां जाकर उसको देख लेना। प्लेलिस्ट वगैरह सबका लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कहीं भी वीडियो पसंद आ जाए तो बेझिझक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि फ्री है, इतना तो कर ही सकते हो। बढ़ते हैं वीडियो में। ये जो ब्राउजर पे वेबसाइट ओपन है इसका नाम है reactjs.org जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी React.js लाइब्रेरी की। इसके अलावा दूसरी साइड मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया हुआ है और यहाँ जो आपका एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसका नाम है माई ऐप। ये किस प्रकार से बनता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आपको नहीं आती तो लिंक आपको पता है कहाँ मिलेगा। इस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है वो है आपकी package.json और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, माई ऐप, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कौन सा वर्जन है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कुछ डिपेंडेंसीज देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए आप डिपेंडेंसी को कुछ ऐसा समझो कि इसके बिना एक प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। फिलहाल आप इतना ही समझो डिपेंडेंसी क्या होता है। बाकी अगर मैं आपको और थोड़ा बहुत बताऊं तो यहां पर एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल है जिसका नाम है socket.io क्लाइंट। ये आती नहीं है बाय डिफॉल्ट, ये मैंने इंस्टॉल कर दी थी। मैंने एक छोटा सा काम किया था तो मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया था। तो आप जो चीज भी इंस्टॉल करेंगे npm की मदद से, जो पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अगर आप यहां पर देखेंगे socket.io क्लाइंट, ये जो डिपेंडेंसी मैंने इंस्टॉल की है, सो अगर मुझे socket.io से रिलेटेड कोई भी काम करना होगा तो मुझे इस डिपेंडेंसी की जरूरत होती है। तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल करता हूं यूजिंग npm आपको पता है, पिछली वीडियो बताया था, नोड पैकेज मैनेजर। तो ये सब चीज आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका स्क्रिप्ट। इसमें आपका स्टार्ट होता है, बिल्ड होता है, टेस्ट होता है, एग्जैक्ट होता है। यहां पर जो स्टार्ट है ये क्या है, आपका एक रिएक्ट सर्वर को स्टार्ट करने का काम आता है ये स्क्रिप्ट आपका। यानी कि अगर आप चाहें तो रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट लिखकर भी इसको रन कर सकते हैं, लेकिन इस स्क्रिप्ट की मदद से आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, npm स्टार्ट, और ये आपका जो सर्वर होगा वो रन हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब चीजें थी, ये हमने आपको पहले ही वीडियोस में बताई हुई हैं। इसके अलावा यहां पर जो एक फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स, वो भी काफी इंपॉर्टेंट फोल्डर है और इसके फोल्डर्स को आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्या फाइल है, क्या फोल्डर है, इस पर ऐसे काम नहीं होता है, ये आपको रटना नहीं है। कंफ्यूज मत होना, डरना नहीं है बिल्कुल भी। नोड मॉड्यूल्स को ओपन करो। देखिए जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे, जो भी अलग से लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट जेएस में, वो यहां पर सेव हो जाएगी। बस इतना समझ लो। जैसे कि मैंने अलग से socket.io क्लाइंट वाली जो आपका पैकेज था ना वो इंस्टॉल किया है, तो वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा लिखता हूं, यहां पर मिल जाएगा। कहां पर है मेरा भाई, ये रहा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा socket.io क्लाइंट। ये मैंने अलग से इंस्टॉल किया, ये आपके में नहीं आएगा अगर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये आपको कहां मिलेगा, नोड मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर के अंदर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो कहां जाएगी, पहले तो जाएगा package.json में, डिपेंडेंसी सेट हो जाएगी यहां पर, और जो फाइल होगी, जो फोल्डर होगा, वो आपका नोड मॉड्यूल्स के अंदर पहुंच जाएगा। बस इतना समझना है। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम हवा सा लग रहा है ना, देखने में डर लग रहा है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 4-5 दिन काम करोगे ना सब क्लियर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पब्लिक फोल्डर में जो आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि फेविकॉन आइकन है या फिर कोई लोगो है या कोई ऐसी फाइल है जो आप पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं, वो पब्लिक फोल्डर के अंदर होती है। जैसे कि यहां पर index.html है, तो यहां पर बहुत बार आपको, अगर आप बूटस्ट्रैप पे काम करेंगे तो वहां पर कुछ CSS या कुछ फॉन्ट्स की लिंक होते हैं, वो आपको यहां पर पेस्ट करने पड़ते हैं हेड टैग के अंदर। सो वो चीज हम बाद में समझ लेंगे, इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको यहां पर, अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर आपका सर्वर ओपन होगा, यहां पर अभी सर्वर ओपन नहीं है मेरा, तो वहां पर आपको टाइटल रिएक्ट ऐप जो देखने को मिलता है वो आपको यहां से देखने को मिलता है। इसके अलावा बॉडी में कुछ नहीं है, बॉडी एकदम खाली है। यहां पर सिर्फ एक डिप बना हुआ है और आईडी उसका रूट है। यानी कि इस डिप के अंदर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रेंडर हो रहा होगा। अभी तो यहां पर कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आएगा, तभी तो वहां पर दिखेगा। तो वो कहां से आएगा वो आप समझ लो मेरे भाई। index.html जो कि पब्लिक फाइल है, इसके अंदर div id रूट बना हुआ है। आपको जाना है सोर्स फोल्डर के अंदर और यहां पर आपको एक फाइल देखने को मिलेगी index.js। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा document.getElementById रूट। ये जो रूट है वो कहां से आया, पब्लिक फोल्डर में index.html में जो रूट था ना div id वाला, ये वो वाला रूट है। ये क्या बोल रहा है कि जो आपका div है जिसका id रूट है, वहां पर क्या रेंडर हो जाए, वहां पर ऐप कंपोनेंट रेंडर हो जाए। और ये वाला ऐप कहां पर है, वो वाला ऐप आपका app.js के अंदर है। अब यहां पर सांस ले लो।
मेरा मतलब यह है कि अभी तक कुछ समझ में नहीं आया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर ये समझो कि जो कुछ आप ऐप के अंदर लिखेंगे, करेंगे चेंजेस, वो आपका वेबसाइट पर दिखने वाला है। सो अब आपको बार बार कभी भी index.js या फिर पब्लिक फोल्डर में index.html ये ओपन नहीं करना है, इनसे का बार बार काम नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे हो। जो मेन काम है वो सोर्स फोल्डर के अंदर है और app.js फाइल के अंदर है। अगर इससे पहले कुछ समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी पिक्चर यहां से स्टार्ट हुई है। इसके अलावा ये जो कुछ लिखा हुआ है ये पहले से ही लिखा हुआ आता है, जब हमने एक प्रोजेक्ट को बनाया था ये आपने पहले ही समझ लिया था इसके बारे में। अब जैसे कि आपने देखा था package.json के अंदर एक स्क्रिप्ट थी स्टार्ट वाली, तो हमें npm start लिखकर रिएक्ट सर्वर को स्टार्ट करना होता, तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम जाते थे टर्मिनल पर, तो हम टर्मिनल को ओपन करते हैं। उसके बाद याद रखिएगा यहां पर उस फोल्डर का नाम होना चाहिए जहां पर आपका प्रोजेक्ट है। जैसे कि यहां पर मेरा प्रोजेक्ट माई ऐप नाम के फोल्डर के अंदर है, तो टर्मिनल पर आपकी वही लोकेशन ओपन होनी चाहिए। इसके बाद यहां पर आपको लिखना है npm start और यहां पर आपको कर देना है एंटर क्लिक। इसके बाद ये थोड़ा सा समय लेगा और आपके लिए एक सर्वर को स्टार्ट कर देगा। तो आपकी जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वहां पर एक टैब ओपन होगा, वहां होगा आपका एड्रेस लोकलहोस्ट 3000, ये ऑटोमेटिक इतना ही आता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आपने अभी अभी एक नया प्रोजेक्ट बनाया है तो सबसे पहले यहां पर एक लोगो देखने को मिलेगा, एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा, एक लिंक देखने को मिलेगा। और ये कहां से आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है आपका इस app.js फाइल के अंदर। यहां पर देखिए आपको जो पैराग्राफ में आपको लोगो देखने को मिल रहा था वो हेडर में ये जो इमेज टैग लिखा हुआ है यहां से वो आपका लोगो आ रहा है जो आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। यहां पर देखिए पैराग्राफ जो देखने को मिल रहा था वो इस टैग से आ रहा है और जो आपको लिंक दिख रहा को मिल रहा था वो इस वाले एलिमेंट से आ रहा है। अब यहां पर एक चीज समझो मेरे भाई, अगर आपको कुछ और लिखना हो वो आप कर सकते हैं आसानी से, लेकिन यहां पर कुछ अलग से नहीं लिख रहा। अगर आप देखेंगे तो फाइल का नाम app.js है, एक्सटेंशन .javascript है, लेकिन फाइल के अंदर यहां पर फंक्शन ऐप, ठीक है, जावास्क्रिप्ट है, रिटर्न, ठीक है, जावास्क्रिप्ट है, लेकिन डिप कहां से आ गया, हेडर कहां से आ गया, इमेज, पैराग्राफ, अरे फाइल का नाम तो .js है, यानी कि यहां पर तो HTML लिखा हुआ है। बस यही खेल होता है JSX का। आखिर JSX क्या होता है, JSX की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट XML। एक प्रकार से आप ये समझ लो कि जो फाइल होगी वो आपकी जावास्क्रिप्ट की होगी, लेकिन उसके अंदर आप HTML भी लिख सकते हैं, HTML प्लस जावास्क्रिप्ट इक्वल टू JSX। बस इतना समझ लो, ज्यादा कुछ और डीप में जाने की जरूरत है नहीं। JSX को समझने से पहले अगर आप चाहते हैं कि यहां पर ये जो कुछ डिफॉल्ट में आ रहा है ये ना आए, यहां पर आपका नाम आया हेलो वर्ल्ड है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। सो बस करना क्या है, हम इतने हिस्से को यहां से कट कर लेते हैं और इसके बीच में हम यहां लिख देते हैं निर्भय, कौशिक या हेलो बर्ड, जो आप चाहें अपनी गर्लफ्रेंड का नाम वो सब कुछ लिख सकते हैं। कंट्रोल से कर दो सेव, रिफ्रेश हो चुका होगा, वहां पर आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। सो पहला प्रोग्राम तो बस यही था, खत्म हो गया। अब जावास्क्रिप्ट मतलब कि सॉरी JSX के बारे में समझते हैं। सो यहां पर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहां पर चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर और यहां पर एकदम राइट में यहां पर आपको मिलेगा मेन कॉन्सेप्ट और दूसरा ऑप्शन होगा इंट्रोड्यूसिंग JSX। इस पर क्लिक कर दीजिए। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्ट एलिमेंट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट है। इसके बाद H1 टैग का इस्तेमाल हो रहा है यहां से यहां तक, यानी कि यहां पर HTML का इस्तेमाल हो रहा है और यहां पर लिखा भी हुआ है दिस फनी टैग सिंटैक्स इज नाइदर अ स्ट्रिंग नॉर अ HTML। क्लियर है ना तो ये एक स्ट्रिंग है, ना ही HTML है, ना ही जावास्क्रिप्ट है, आखिर ये है क्या। देखिए भैया, इट इज कॉल्ड JSX, ये है JSX। सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर लिखा भी हुआ है इट इज द सिंटैक्स एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का एक सिंटैक्स एक्सटेंशन होता है आपका JSX, जिसका नाम क्या होता है, जावास्क्रिप्ट XML। क्लियर है ये बात, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। बाकी थ्योरी यहां पर बहुत कुछ लिखी हुई है, आपको यहां पर पढ़ना चाहिए। अब बाकी ये कुछ भी लिखा हुआ है इसको मैं आपको आप समझा दूंगा, तो मैं यहां से आपको नहीं पढ़ के समझाने वाला हूं, तो बस ये सीधे डॉक्यूमेंटेशन को क्लोज कर देता हूं। देखिए वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, यहां पर मेन पॉइंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, तो मैं यहां पर कुछ एडिट नहीं करूंगा, मैं इसको एकदम क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमें करना क्या होता है वो आप समझिए। मैंने आपको शुरुआत में बोला था पहली वीडियो में कि आपको ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूल ऐसा कुछ एक्सटेंशन था BS स्टूडियो कोड में, वो आपको इंस्टॉल करना था। अगर आपने वो इंस्टॉल किया है तो आपको लिखना है RFCE, लिखकर आप एंटर कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपका एक कंपोनेंट यानी कि छोटी जो भी कोडिंग है ना, अभी कंपोनेंट मत समझो, जो भी कोडिंग थी एकदम डिफॉल्ट कोडिंग वो आपको उस कमांड से देखने को मिलेगी। और वो कमांड कब चलेगी, जब आपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया होगा।
एक्सटेंशन आपको आता होगा ना बीएस स्टूडियो कोड में इंस्टॉल करना। तो अगर वो नहीं हुआ है तो करना क्या है, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होता है रिएक्ट को। क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है रिएक्ट को। कहां से, रिएक्ट नाम के पैकेज से, इस प्रकार से। और याद रखिएगा ये जो लास्ट वाली रिएक्ट की आर है ना वो स्मॉल में लिखी हुई है, क्लियर है ना। अब इसके बाद आपको करना क्या होता है कि आपको एक फंक्शन बनाना होता है। तो यहां पर हम फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और जो भी आपका फाइल का नाम है, यहां पर ऐप है तो यहां पर आपको इसको नाम ऐप कर देना है। और याद रखिएगा यहां पर आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना पहले। तो ऐप लिख दिया, उसके बाद क्योंकि ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आपने ओपन कर दिया। अब क्योंकि कोई भी फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है तो यहां पर आपको रिटर्न कीवर्ड को लिखना होगा बस। अब रिटर्न कीवर्ड है, कुछ रिटर्न करेगा तो उसके लिए यहां पर आपको पैरेंथेसिस और एक्स्ट्रा ओपन कर देना है। अब जो कुछ आप चाहते हैं कि वो आपके इस वाले ब्राउजर पे, सॉरी ये जो आपका वेब पेज है यहां पर दिखे, उसके लिए आपको इस रिटर्न के बीच में कुछ लिखना होगा। जैसे कि मान लो आप चाहते हैं कि हमारा एक हेडिंग जो है वो डिस्प्ले हो, तो आपको लिखना सिर्फ और सिर्फ H1 और यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं जो रिटर्न हो, इस ये फंक्शन जो रिटर्न करे वो एक H1 टैग को रिटर्न करे, एक हेडिंग को रिटर्न करे। सो आपको जो भी दिखाना है उस पेज पर वो आपको इस रिटर्न के बीच में लिखना होगा बस। अब कंट्रोल से हम सेव करते हैं और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंपोर्टेड एज ऐप वाज नॉट फाउंड इन .app.js, क्लियर है। और यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ मॉड्यूल हैज नो एक्सपोर्ट, यानी कि आपने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, क्लियर है ना। तो एक्सपोर्ट करना बहुत सिंपल है, आपको लिखना सिंपली एक्सपोर्ट और आपको लिख देना है ऐप, क्लियर है। आप यही लिखेंगे ना, कंट्रोल से सेव करते देखते हैं चलता है क्या नहीं चलता। ये नहीं चला, क्यों नहीं चला, यहां पर कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, कुछ क्या, यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसमें नहीं पढ़ने वाला हूं तो इसको हटा देते हैं। आपको यहाँ पर सिंपली इसको एक्सपोर्ट नहीं करना, यहाँ पर आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, इस प्रकार से कंट्रोल से सेव कर दीजिए। आप जाकर देखिए क्या दिखा, बिल्कुल दिख गया। इसका मतलब ये है कि आप जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन का जो नाम होगा वो आपके फाइल का नाम जैसा ही होगा और उसमें रिटर्न में जो कुछ आप चाहते हैं वेब पेज पर दिखाना वो आपको यहां पर लिखना होगा। सो यहां पर एक्सपोर्ट जो किया हुआ है हमने ऐप को किया हुआ है और ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि जहां कहीं भी app.js जो कि फाइल है वो इंपोर्ट होगी, ये जो आपका ऐप यानी कि ये जो फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट वहां पर इंपोर्ट हो जाएगा, वहां पर कॉल करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। समझ रहे हो ना, ये सब चीजें आपको आती होंगी, जावास्क्रिप्ट का बेसिक है, क्लियर है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो कंट्रोल से सेव करते हैं और आपको अगर मैं दिखाऊंगा ब्राउजर पे तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, यानी कि नाम। अब JSX सिंटैक्स क्या बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं जावास्क्रिप्ट की कोई भी एक्सप्रेशन लिखना या फिर आप चाहते हैं कि HTML के बीच में कोई भी जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल हो या कोई भी फंक्शन कॉल हो जाए, तो इन सभी चीजों के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट के बीच में उनको लिखना होता है। समझ लो ना, ये निर्भय कौशिक अगर यहां पर मैं इसको कट कर लेता हूं और अगर मैं इनके बीच में कर्ली ब्रैकेट को ऑन और ऑफ कर देता हूं और यहां पर मैं कोई वेरिएबल का नाम बना लेता हूं जैसे कि बेर और यहां लिख देता हूं मैं नेम और इसके अंदर एक स्ट्रिंग को पास कर दिया जो कि निर्भय कौशिक होगी, तो मुझे करना क्या होगा कि मुझे सिंपली इस वेरिएबल को कॉल करना होगा, वो मैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर सकता हूं, यानी कि यहां पर मैं नेम लिख सकता हूं। कंट्रोल से अगर मैं सेव करूंगा तो ब्राउजर में आपको सेम आउटपुट देखने को मिलने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि यार ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ तो यहां पर मैं निर्भय की जगह कुछ और लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं अभय लिख देता हूं, कंट्रोल से सेव करते हैं, यहां पर आपको अभय कौशिक देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप चाहें तो HTML के बीच में जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि यहां पर मैं इसको हटा देता हूं और यहां पर आप लिख देते हैं 2+2, कंट्रोल से सेव करते हैं तो आपको क्या लगता है वहां पर 4 आएगा या 2+2 दिखेगा, वहां पर आपको 2+2 दिखेगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन होती जावास्क्रिप्ट तो 2+2 आपका 4 आना चाहिए था, तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो कर्ली ब्रैकेट को ऑन और ऑफ कर दो, कंट्रोल से सेव कर दो, यहां पर आपको 4 देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि एक फंक्शन यहां पर कॉल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, यहां से मैं इस सब चीज को रिमूव कर देता हूं, एकदम यहां से खत्म कर देता हूं, एकदम क्लियर कर देता हूं। अब यहां पर आपको देखना है, मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन पे नाम रख देता हूं मैं गेट नेम, ठीक है। और ये एक आर्ग्यूमेंट भी लेगा, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट लेगा जिसका नाम हम नेम रख देते हैं, क्लियर है। और ये रिटर्न क्या करेगा हमें, ये रिटर्न करेगा हमें एक स्ट्रिंग जो कि हमारी नेम से रिसीव होने वाली है। कहां से रिसीव होने वाली है, इस आर्ग्यूमेंट से रिसीव होने वाली है। कंट्रोल से हम इसको सेव कर देते हैं और ये जो नेम है हम क्या करते हैं, यहां पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम लिख देते हैं फर्स्ट नेम, इस प्रकार से, और इसके अंदर एक नाम देते हैं निर्भय या कौशिक या जो आप चाहें यार, मैं यहाँ पर निर्भय लिख देता हूँ हर बार।
सो निर्भय अभय आपने यहां पर लिख दिया। और अगर आप यहां पर अब ये चाहते कि h1 टैग के बीच में जो वैल्यू आए वो फंक्शन को कॉल करने के बाद फंक्शन जो भी रिटर्न करे वो यहां पर आए, तो आपको कर्ली ब्रैकेट को ओपन करें क्योंकि एक एक्सप्रेशन मानी जाएगी, और यहां पर आपको फंक्शन के नाम को कॉल करना जो कि आपका गेट नेम, और क्योंकि आप इसके अंदर एक आर्गुमेंट देंगे तो वो आप यहां पर फर्स्ट नेम दे सकते हैं इस प्रकार से। अब यहां पर हो क्या रहा है कि JSX की मदद से HTML के बीच में आपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल कर लिया विद आर्गुमेंट, और वो जो फंक्शन है वो आपको एक नेम को रिटर्न करके दे रहा है वापस, समझ रहे हो ना, या कुछ भी वैल्यू दे सकता है वो रिटर्न करके मेरे भाई, तो वो आपको रिटर्न करके दे रहा है। यहां पर अगर मैं चाहूं तो नेम प्लस एक स्ट्रिंग और लिख कर दे सकता हूं ना चेंज करने के लिए, कौशिक लिख दिया, तो यहां पर ये फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न भी करेगा, और वो रिटर्न होने के बाद h1 टैग के बीच में रेंडर हो जाएगा। कंट्रोल से करते हैं सेव, ब्राउजर पर देखते हैं तो यहां पर निर्भय अभय कौशिक आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, फंक्शन कॉल कर सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एक वेरिएबल कॉल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं वो भी आप समझ लीजिए। अब मैं चाहता हूं कि सेम लाइन नीचे कॉपी हो जाए, तो आपको शिफ्ट ऑल्ट और बॉटम एरो की को दबाना, ये कॉपी हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर कंट्रोल से सेव करता हूं, यहां पर आपको देखिए कुछ एरर आ गया है ना, एरर आ गया यहां पर देखिए, रेड ऐसा क्यों आया? अभी तो काम कर रहा था, सिंगल काम कर रहा था, डबल कैसे एरर आ गया भाई? ये काम है JSX का। JSX बोलता है कि जो भी एलिमेंट रिटर्न हो रहा है, रिटर्न कहां से हो रहा है? ऐप नाम के फंक्शन से जो रिटर्न हो रहा है, यहां पर लिखा हुआ है रिटर्न, यहां पर जो लिखा हुआ है रिटर्न, तो JSX बोलता है कि फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है वो सिंगल एलिमेंट रिटर्न होना चाहिए। समझ रहे हो ना? ये जो रिटर्न है यहां से एक सिंगल पेरेंट आपका जो एलिमेंट होगा वो रिटर्न होना चाहिए। यानी कि अगर आपने यहां पर लिखे हुए हैं ये आपके दो टैग, तो आप इसको सीधे सीधे रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर दो एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट ये हो गया h1 वाला, एक एलिमेंट ये हो गया h1 वाला, तो ये एरर है। JSX बोलता है कि एक ही पेरेंट टैग रिटर्न होना चाहिए। तो आपको करना क्या होगा कि आप इनको डिव के बीच में लिख दीजिए, डिव के बीच में लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ मूव हो ऊपर के लिए शॉर्टकट से, तो आप ऑल्ट को दबाइए और अप एरो को दबाइए, ये आपके मूव हो जाएंगे, तो अब एरर नहीं आएगा। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दोनों आउटपुट देखने को मिलेंगे। वो इसलिए हुआ क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल एलिमेंट को रिटर्न नहीं कर रहे, हम सिंगल एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हैं यूजिंग डिव। ये सिर्फ एक एलिमेंट होगा डिव नाम का, जिसके अंदर कुछ और चाइल्ड एलिमेंट होंगे। चाइल्ड एलिमेंट कितने भी हो सकता है, लेकिन पेरेंट एक ही होगा, बाप एक ही होगा, बच्चे चाहे कितने भी हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके अलावा मैंने अभी आपको फंक्शन समझाया था कि आप फंक्शन को भी यहां पर कॉल कर सकते थे। कर्ली ब्रैकेट को लगाओ मेरे भाई, फंक्शन का नाम जो कि था हमारा गेट नेम, वो आपने यहां पर लिखा और आपने यहां पर नेम पास कर दिया था, है ना? यही तो आपने किया था, वो आप कर सकते थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन से पूरा का पूरा एक HTML का एलिमेंट ही रिटर्न होकर आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं। क्लियर है? यहां पर मैं एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन का नाम रख देता हूं गेट एलिमेंट इस प्रकार से, और यहां पर कोई भी आर्गुमेंट हम रिसीव नहीं करने वाले, और यहां पर हम रिटर्न करने वाले हैं क्या, एक HTML टैग को ही रिटर्न कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं h1, मैं h1 क्यों बता रहा हूं ताकि काफी सिंपल हो, कंफ्यूज ना हो। तो h1 आप यहां से रिटर्न कर सकते हैं निर्भय। यार बार बार मैं अपना ही नाम तो लिखूंगा ना यार, कोई लड़की भी हमारी जिंदगी में है नहीं जो उसका नाम हम लिख देंगे। क्या नाम लिखे बताओ? शिवम का नाम लिख देते हैं यार, ठीक है, शिवम गुप्ता, अपना ही नाम याद आएगा ना, क्या करें भाई। सो आप चाहें तो एक फंक्शन को यहां पर कॉल करके सीधे सीधे रिटर्न में क्या ले सकते हैं, एक HTML के एलिमेंट को ले सकते हैं। सो अगर आप यहां पर फंक्शन का नाम जो कि है गेट एलिमेंट, इसको आप कॉल कर देते हैं और इसके बाद पैरेंथेसिस ऑन और ऑफ कीजिए, कंट्रोल से सेव कीजिए, और यहां पर आके देखिए आपको शिवम गुप्ता देखने को मिल जाएगा। सो यहां पर हो क्या रहा है कि गेट एलिमेंट आपने फंक्शन कॉल किया और फंक्शन पर जाने के बाद उसने रिटर्न क्या कि एक एलिमेंट को उसने रिटर्न कर दिया। समझ रहे हो ना? अब यहां से एक चीज और आती है कि अगर मान लो आपके पास एक एरे हो, सो यहां पर मैं लिख देता हूं कॉन्स्ट, और एरे की जगह यहां पर मैं लिख देता हूं नेम्स, और उसके अंदर बहुत सारे नमूनों के नाम लिख देता हूं। पहला नमूना निर्भय, मतलब कि मैं ही होऊंगा, दूसरा छोटा वाला भाई यानी कि अभय होगा, तीसरा एक मित्र होगा, लड़की कोई होगी नहीं जिंदगी में, काम में सक्सेस चाहिए तो लड़कियों से दूर रहो। अब लड़कियां भी होंगी वो गाली देने वाली है। सो कंट्रोल से कर दो सेव। अगर आपको ये एरे इटरेट करना हो तो आप क्या करेंगे, एक लूप का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल है। तो यहां पर आप मैप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आप लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में क्या, मैप मेथड में आप लिखेंगे नेम
डॉट मैप कॉल बैक लगाएंगे, ये आपको आना होना चाहिए। मैंने पहली वीडियो में ही बोला हुआ है जावास्क्रिप्ट का बेसिक और कुछ मेथड के नाम भी बताए हुए हैं, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ये सब आपको आना चाहिए। सो ये अगर नहीं आता तो भैया कुछ नहीं कर सकते। एक कॉल बैक और यहां पर एक वैल्यू रिसीव होने वाली है, सॉरी यहां पर आपका पैरेंथेसिस आएगा, तो एक कॉल बैक और यहां पर ये आपके कर्ली ब्रैकेट और यहां पर आप मैप में रिसीव करने वाले हैं वैल्यू, ये सब आपको आती होगी। और आप रिटर्न क्या करने वाले हैं, एक h1 टैग और उसके अंदर क्या करने वाले हैं, वैल्यू को रिटर्न करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, वैल्यू को रिटर्न करने वाले। कंट्रोल ऐसे हम करते हैं सेव, यहां पर एक एरर दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल से करते हैं हम सेव और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, ऐसा काम नहीं करता है। कर्ली ब्रैकेट को यहां से आपको रिमूव करना है, ठीक है, ये मैंने जानबूझ के बताया था आपको। कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करना है, पैरेंथेसिस को ओपन करना है और इस वाले पैरेंथेसिस को यहां पर क्लोज करना है इस प्रकार से, और कंट्रोल ऐसे अब आपको सेव करना और यहां पर आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर हमें नाम चाहिए थे, यहां पर वैल्यू क्यों आया, क्योंकि आपने इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा। कंट्रोल से सेव कर दीजिए, यहां पर आपको देखने को मिला। अब यहां पर दो गलती मैंने की, वो क्या थी कि मैप के बाद यहां पर जो हम रिटर्न करते हैं ना एरो फंक्शन के बाद हम कर्ली ब्रैकेट करते थे, लेकिन यहां पर आपको पैरेंथेसिस करना है, क्योंकि आपने देखा होगा, यहां पर मैं इसको कट कर देता हूं, आपने देखा होगा कि रिटर्न के बाद यहां पर हम देखिए पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये चीज आपको करनी होगी। दूसरा, जो भी वैल्यू आपको रेंडर करनी है और वो रिलेटिव है एक्सप्रेशन से, तो आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो अभी वो वैल्यू यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से इतने से कोड ने आपका पूरा का पूरा एरे आपका रेंडर कर दिया। अगर इस प्रकार से आप नहीं कर पाते, मान लो अगर आप पुराने जिंदगी में जीते, तो आप यहां पर क्या करते, एक H1 लिखते निर्भय के लिए, एक H1 अभय के लिए, एक शिवम के लिए, एक निशांत के लिए, 4 बार H1 लिखते, लेकिन एक ही H1 में यहां पर काम खत्म हो गया। अगर यहां पर आप इंस्पेक्ट करके कंसोल पर जाएंगे, यहां पर मैं आपको कंसोल दिखा देता हूं, किधर अभय, किधर गया अभय अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, यहां पर मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं, यहां पर लिखा हुआ है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। हर एक जो चाइल्ड होगा आपके लिस्ट के अंदर, जो कि आप मैप मेथड की मदद से कर रहे हैं, उसका एक यूनिक की प्रॉप होना चाहिए। तो करना क्या है, जैसे कि आप करते थे ना एरे में इंडेक्स निकालते तो एक वैल्यू निकालते थे, तो आपने वैल्यू तो निकाल ली, आपको इंडेक्स निकालना, तो उसकी जगह आप यहां पर इंडेक्स या फिर आप उसका नाम की लिख सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहां पर आपने इंडेक्स रख दिया और इस टैग को आपको करना क्या, यहां पर आप लिखना है की और यहां पर आपको लिख देना है इंडेक्स। कंट्रोल से कर दीजिए सेव और यहां पर आप देखेंगे, रिफ्रेश करता हूं मैं आपको, कि वो वाला जो एरर था ना वो उड़नछू हो चुका है, अब कोई एरर नहीं है, समझ रहे हो। सो अगर ये वाली एरर आती है तो करना कुछ नहीं है, इंडेक्स को की में पास कर देना है एक एलिमेंट में, बस बात खत्म। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली JSX आपके समझ में आया होगा, पल्ले पड़ा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक मार दो, पक्का मार दो डिसलाइक अगर पल्ले नहीं पड़ा। और पसंद आया है, आप चाहते हैं मैं आपके लिए लगातार ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूं, एकदम सिंपल आपको समझाता रहूं, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिलहाल आपको सब्सक्राइब कम देखने को मिल रहे होंगे, एक वजह यह है कि ये जो चैनल है ना वो नया है। मेरा पुराने चैनल का नाम जो वो टेकफुली है, नाम थोड़ा अजीब था तो इसलिए वो गेन ज्यादा नहीं कर पाया, उसमें 27,000 करीब सब्सक्राइबर है। सो मैंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम कोड निर्भय ये वाला है, तो इसमें सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल से खेलो। मिलते हैं अगली वीडियो में देखने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।